डॉक्टर, इस एपिसोड में हम बात कर रहे हैं हेयर थिनिंग के बारे में। कई बार हम कई लोगों से ये सुनते रहते हैं कि पहले तो हमारे बाल बहुत अच्छे घने थिक थे, लेकिन अब बहुत पतले हो गए हैं। ये क्यों होता है, क्या रीज़न है? जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है तो बालों की जो थैलियाँ हैं उसके अंदर बहुत सारे बदलाव आने चालू हो जाते हैं कि हमारे, क्योंकि अगर बाल को देखो तो एक अंदर से जो थैली के साथ एक ग्रंथि होती है, तेल की ग्रंथि होती है, लगातार ऑयल निकालती है और उसके साथ स्वेट भी, आपके अलग एक ग्रंथि है, वहाँ से स्वेट भी निकल रहा है। अब ये चीज़ें हमारे स्काल्प के अंदर अपने एक तरह का टॉक्सिन्स निकालती रहती, तो ये एक नॉर्मल नेचुरल प्रोसेस है। पर बहुत सारे ऐसे बदलाव आने चालू हो जाते हैं कि हमारी अवस्थाएं बदलती हैं, कि हमारी इंटरनल सिक्रेशन एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर बहुत सारी चेंजेस कर देती हैं। और अगर हम उनको समझ लेते हैं तो हम अपने जो हेयर लॉस की प्रॉब्लम को बढ़ाएंगे नहीं, बल्कि उसको जान करके उसके अंदर सहायता करेंगे कि ये हेयर वापस आ जाए। ये जो हेयर थिनिंग के रीजंस क्या क्या होते हैं? जस्ट पर्टिकुलर एज के बाद ही हेयर थिनिंग शुरू होती है या जल्दी भी हो सकती है? देखिए, हेयर थिनिंग आप हमारे पास जितना भी और जो पेशेंट इसके लिए चिंतित होते हैं वो फीमेल सबसे ज़्यादा चिंतित होती हैं। वो भी 50 साल के बाद, मीनोपॉजल एज के बाद वो देखते हैं कि हमारे बाल के कम हो गए हैं। या आप अगर मेल्स में देखें तो आप 20 साल की उम्र में ही बच्चों को बॉयज़ के अंदर देखेंगे कि हमारे हेयर जो हैं वो पहले, बल्कि अब वो फोटो लेके आते कंपेयर करते, देखिए पहले तो हमारे इतने घने बाल थे और अब देखिए हमारी उम्र भी 23-24 साल हुई है और हमारे हेयर लॉस भी इतने ज़्यादा इस एज में। काफ़ी जल्दी एज से शुरू तो हो सकता है। फीमेल्स में जहाँ पे 50 साल की उम्र में आते हैं और वही मेल्स के अंदर 20 साल में ही वो चिंतित होना शुरू हो जाता है। ओके। डॉक्टर सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा इंटरप्ट करना पड़ेगा आपको। हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, अगर आप कहें तो हम उनका कॉल ले लेते हैं। हेलो हेलो, वेलकम टू वलेडा लाइव। कहिए आपका नाम। मेरा नाम सोनू जोशी है, मैं कुशलगढ़ से बात कर रही हूँ। हाँ जी, हाँ जी, आप डॉक्टर सीमा पाली से बात कर सकते हैं। हाँ नमस्कार, आप क्या जानना चाह रहे थे आप? हाँ, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, सबसे पहली बात तो। थैंक यू, आपने इतना हमें सौभाग्य दिया कि आप रेगुलरली आप प्रोग्राम्स वॉच कर रहे हैं। हाँ मैं आपका शो रोज देखती हूँ। मेरे को आपसे पूछना था, एक तो मेरे बालों में डैंड्रफ बहुत होता है और प्लस तो वाइट बाल बहुत हो रहे हैं। आपका उम्र कितना है? मेरी 24। और ये समस्या आप कितने समय से देख रहे हैं? ये समस्या कम से कम 3 सालों से हो रही है। आपको अपनी समस्या के बारे में कुछ जानना होगा कि ये एक नॉर्मल एक शेडिंग है, फिजियोलॉजिकल एक प्रोसेस है जिसमें एक्सफोलिएट होती है। जिस तरह हमारी स्किन मल्टीप्लाई होते हैं उसी तरह स्काल्प की भी त्वचा मल्टीप्लाई होकर के मीन्स नई स्किन बनती है और पुरानी झड़ती है, और वो धीरे धीरे करके आपके स्काल्प पर डिपॉजिट हो जाती है अगर आप उसको प्रॉपरली एक्सफोलिएट नहीं करें, मीन निकालें नहीं। और वो जमने के बाद वो जो स्केल्स होते हैं वो आपको डैंड्रफ का रूप दे देते हैं और फिर वो उसमें सेकेंडरी प्रॉब्लम्स आनी चालू हो जाती हैं। तो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हम लेके चलते हैं कि आपकी जो डैंड्रफ है, अभी हम इसको लेके चलते हैं कि माइल्ड है, हल्का है। तो आपको जो ध्यान देना है, एक तो अपनी इंटरनल समस्या को कॉन्स्टिट्यूशनली अरेस्ट करने की आवश्यकता है। डैंड्रफ के लिए आपको बालों को रेगुलरली साफ रखना है। ये दोनों चीज़ें करने से आपको अपने हेयर के अंदर ज़रूर परिवर्तन मिलेगा। और वाइट बालों के लिए स्पेशली मैम कुछ बताओ। देखिए, नॉर्मल केसेस के अंदर इसके अंदर थोड़ी सी हम डिस्क्रिप्टिव पेशेंट से कुछ प्रश्न पूछते हैं कि उनका जो सफ़ेद हेरिडिटरी टेंडेंसी के साथ साथ फिर एक्सटर्नल क्या उन्होंने ऐसा फैक्टर किया कि उनके जो बाल आपको क्योंकि बाल जो देखते हैं वो एक्सटर्नली आप देखते हैं कि सफ़ेद दिख रहे हैं, पर वो सफ़ेद के अंदर एक कारण होता है कि आपका जो अंदर पिगमेंट है, मेलानिन पिगमेंट है, और जो पिगमेंट हमारे ऊपर के क्यूटिकल में नहीं होता, वो हमारे बीच वाली सरफेस में होता है, कॉर्टेक्स में होता है। इसलिए आप अपने बालों को सहायता करें, एक्सटर्नली कोई जेंटल एप्लीकेशंस यूज़ करें कि वो एक्सटर्नल डैमेज से प्रिवेंट हो सके, क्योंकि सफ़ेदी जो है नहीं पर आपको दिखने में आती है। तो अगर आप दोनों इसमें करेंगे, सहायता देंगे हमें, तो आपको इसमें परिवर्तन ज़रूर आएगा। दैट इज़ वंडरफुल न्यूज़ डॉक्टर। आई एम श्योर आपको आपके सवालों के सारे जवाब मिल गए हैं और आप प्लीज़ फॉलो करते रहे जो भी डॉक्टर साहब ने बताया है, एंड आपके सारे प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। जी डॉक्टर, तो जैसे हम बात कर रहे थे कि ये हेयर थिनिंग जो प्रॉब्लम है, तो वो और कौन से रीजंस, जो आजकल बहुत केमिकल ट्रीटमेंट्स लोग कराते हैं, हेयर कलरिंग कराते हैं, तो क्या उससे भी ये हेयर थिनिंग ज़्यादा बढ़ सकती है? देखिए, जो हमारे एक्सटर्नल
एप्लीकेशंस, चाहे वो हमने आपको कॉस्मेटिकली किया है या कुछ कैमोफ्लेजिंग के लिए किया है, या हमें मार्केट के अंदर हमें इसकी आवश्यकता है, हमारे प्रोफेशन में ज़रूरी है, तो हमने कुछ जैसे हाइलाइटिंग यूज़ किया है या बालों को स्ट्रेट करवाया है, तो इसमें क्या होता है कि हमारे जो हेयर जो स्ट्रक्चर है, अगर आप उसको देखें तो उनके अंदर क्या होता है कि सारे एक तरह के जैसे गुथे हुए स्केल्स होते हैं, कि आपके मछली की तरह एक्सटर्नल स्केल्स होते हैं। और अगर उन स्केल्स को तोड़ा जाए, क्योंकि वो बॉन्ड से बने होते हैं कि अंदर बड़े स्ट्रांग बॉन्ड्स होते हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स होते हैं, जो कि उसको पहले तोड़ना पड़ता है। अब जब उसको तोड़ेंगे, कि चाहे उसके अंदर हमने पेरोक्साइड का यूज़ किया है या हमने अमोनिया का यूज़ किया है, कि उसके अंदर हमने ब्लीचिंग किया है, या हमने उसके अंदर जो एक्सटर्नल कलर डालने के लिए, क्योंकि इसके अंदर जैसे हमने यूज़ किया तरह तरह के कलर्स, तो अल्टीमेटली हमें उन बॉन्ड्स को ब्रेक करके अंदर जाना होगा। तो जैसे वो बॉन्ड ब्रेक करते हैं, तो जो ब्यूटी होती है हमारे हेयर की, जो लस्टरफुल बाल होते हैं, तो वही स्केल डैमेज हो जाते हैं, जिससे कि थिनिंग आ जाती है। और कॉज क्या होता है, आपने एक्सटर्नल उसका ब्यूटिफिकेशन के लिए उन बालों को अच्छा करने के लिए जो आप कर रहे थे, और वही कॉज हो गया आपके हेयर लॉस के लिए, जिससे कि आपका ये समस्या आपकी बढ़ जाएगी। तो आपको सावधानी इसमें ज़रूर चाहिए जी, यानी जहाँ तक हो सके हम केमिकल्स से दूर ही रखें अपने बालों को। तो डॉक्टर, और एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, देखते हैं वो क्या पूछना चाहते हैं। हेलो। हेलो, जी, वेलकम टू वलेरा लाइव। कहिए आपका नाम। मेरा नाम रजनी है। जी, आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं दिल्ली से बोल रही हूँ मैम। जी, आप डॉक्टर सीमा पाली से अपना सवाल पूछ सकते हैं। नमस्ते मैम। नमस्कार। मैम, मुझे स्किन प्रॉब्लम है। मुझे 4 साल से है मैम। ओफो। मैम, डॉक्टर सोराइसिस बताते हैं। तो मैम अभी मेरा कुछ दिनों से इलाज बंद है, और मैं किसी वजह से अपना इलाज नहीं करा पा रही हूँ मैम। तो मैम कुछ बताएं प्लीज मैम। देखिए, एक तो सबसे पहले आपको अपनी सोराइसिस की समस्या के बारे में कुछ जानकारी की आवश्यकता ज़रूर होनी चाहिए, और इसके जानने की भी इच्छा होनी चाहिए, क्योंकि जो सोराइसिस समस्या है, क्योंकि ये क्रॉनिक प्रॉब्लम है, ये जो हमारी जो स्ट्रक्चर है लीजन्स का, जो आप सोराइसिस के अंदर देख रहे हैं, यही मेन आपका लगातार इन्फ्लेम होती है, चाहे वो मौसम के कारण होती है या कहीं पे भी बदलाव के कारण होती है। तो अगर आप इसके अंदर जान जाते हैं, तो आप इसमें सहायता कर सकते हैं इस समस्या से, जो आपकी परेशानी हो रही है त्वचा के लिए, और आप इसके अंदर फ़ायदा भी आपको हो सकता है। आपको क्या करना है, ओवरऑल प्रिवेंट करना है कि आपकी त्वचा एक तो ड्राई नहीं हो। तो सबसे पहले आपको मेंटेनेंस की तरफ ध्यान देना है कि ड्राइनेस से बचें, कि आप अपनी त्वचा को अच्छी तरह से लुब्रिकेट करके रखें। और जैसे अब अगर आप सुबह नहाते भी हैं, तो भी रेगुलरली एक्सफोलिएट करो, ड्राई एक्सफोलिएशन करो, जिससे वो स्केल आपको फर्दर खुजली ना कॉज करे और वही सेकेंडरी इन्फेक्शंस नहीं करें। क्योंकि यहीं पे क्या होता है, कुछ लोग बहुत परेशान होते हैं कि उनमें लगातार खुजली चालू रहती है। तो अगर आप कुछ प्रिवेंशन को ध्यान में रखेंगे, तो आप अपनी समस्या को कॉम्प्लिकेशन से भी बचा सकते हैं, और इसमें आपको मदद भी मिलेगी। श्योर, आपको आपके सवालों के सारे जवाब मिल गए हैं, और आप प्लीज़ फॉलो करते रहे जो भी डॉक्टर साहब ने बताया है, एंड आपके सारे प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। जी, थैंक यू मैम। सो डॉक्टर, आगे हम बढ़ते हैं इस एपिसोड में, और हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो ग्रेइंग ऑफ हेयर है, तो वो कौन से एज से शुरुआत हो जाती है, और कौन से एज में हम उसे ठीक कर सकते हैं? नॉर्मली आप 35 ऑनवर्ड्स आप देखते हैं कि कुछ ग्रेइंग चालू हो जाती है। समस्या तब आती है जब आप देखते हैं कि बच्चा आपका 10 साल का है, सफ़ेद बाल लिए हुए है। तो अगर आप ये देख लेंगे कि आपका जो एज ग्रुप में किस उम्र में है, वहाँ की स्किन कैसी है, वो किस समस्या की है, और उसका फिर इलाज करेंगे। क्योंकि जहाँ पे कॉस्मेटिकली हमें देखना है कि दिखने में अच्छा लगे, तो दिखने में तो हमारे पास बहुत सारी ऐसी एक्सटर्नल एप्लीकेशंस हैं। चाहे आप उसके अंदर नेचुरल हैना प्रयोग कर रहे हैं कि उनको आपने एक्सटर्नली आपके बाल नॉर्मल ब्राउन कलर में दिखें, बल्कि सफ़ेदी पे नहीं लिए, तो उसको हम अपने बालों को सहयोग दे सकते हैं एक्सटर्नल केयर में। ये जो हेयर ट्रांसप्लांट ट्रीटमेंट होती है, तो इज़ इट सेफ टू डू? आई मीन, हाउ इफ़ेक्टिव इज़ इट, और कैसे किया जाता है वो? जो लोगों को ट्रांसप्लांट की आवश्यकता है, उनको ये मालूम एक श्रेणी में आना चाहिए कि उनको हेयर ट्रांसप्लांट क्यों करवाना है, कितना एरिया है। अगर ये 2 चीज़ें आप देख लेंगे, और क्योंकि ट्रांसप्लांट में आप नए बाल ग्रो नहीं करेंगे, आपने केवल उसको रोटेट करना है।
अच्छा कि आपके ऑलरेडी बाल एग्जिस्टिंग है, उन थैलियों को आपने उन एरियाज में डालना है जहाँ पे बाल नहीं हैं। ओके तो जो ट्रांसप्लांट के लिए एक्चुअल जिन लोगों की मरीजों को ज़रूरत है, वो हल्का सा उन एरियाज में ज़रूरत है जहाँ पे आपका चोट का निशान है, इंजरी आ गई या कोई ल्यूपस, कोई हल्की सी इन्फेक्शन हुई, पर वो इन्फेक्शन भी कंट्रोल में है। ऐसा नहीं कि वो इन्फेक्शन भी प्रोग्रेस कर रही है, क्योंकि इतनी तो थैलियाँ होंगी नहीं आपकी। Right. तो अब आपने ट्रांसप्लांट के प्रोसीजर को एक गलत नहीं समझना हाँ। कि ये जो प्रोसीजर है ये तो एक फर्स्ट एड है Right. उन एरियाज के लिए जहाँ पे बहुत कम संख्या में बालों की आवश्यकता है, ना कि वाइड एरिया में। हाँ। उसके लिए सहयोग देना है अपने अपने बालों को केयर करके।